ओके। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम प्रोसेस लाइफ साइकिल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करवाने की बात करते हैं, तो प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हम उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होते हुए निकालते हैं। और उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के रूप में हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात की थी। प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात करें तो लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे पहले हमारी जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है? न्यू स्टेट होती है। ठीक है। सबसे पहले स्टेट के रूप में हमने न्यू स्टेट की बात की थी। तो हमारे पास में लास्ट क्लास के जो कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा सा वापस आपको ब्रीफ ओवर कर देता हूँ। उन्हें बात की थी प्रोसेस के लाइफ साइकिल की। उन्हें बात किसकी? प्रोसेस प्रोसेस लाइफ साइकिल के हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। प्रोसेस लाइफ साइकिल की बातें करें तो प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले हम प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में बात की थी कि हमारे पास जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम तीन टाइप के हमने शेड्यूलर्स की बात की थी। और तीन टाइप के जो आपके पास में शेड्यूलर थे उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। और तीन टाइप के शेड्यूलर्स में हमने बात की थी कि हमारे पास में सबसे पहला जो शेड्यूलर आता है वो कौन सा आता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जाता है उसको क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर कहते हैं। तो उसमें हम देखो, सबसे पहले हम बात की थी, हमने प्रोसेस के स्टेट के बारे में बात की थी। जो पहला पॉइंट था वो प्रोसेस के स्टेट का था। प्रोसेस की स्टेट के बारे में हम डिस्कशन किया था। सबसे पहले अगर स्टेट की बात करें तो प्रोसेस की पहली स्टेट आपकी कौन सी थी भाई? कौन सी थी? न्यू स्टेट थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट कौन सी थी? रेडी स्टेट थी। रेडी स्टेट को हम रेडी क्यू के नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेट कौन सी थी फिर? रनिंग की बात कर रहे थे हम किसकी बात कर रहे? रनिंग की बात कर रहे थे। फिर हम किसकी बात कर रहे थे? हम वेट एंड ब्लॉक की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे वेट एंड ब्लॉक की बात कर रहे थे। ठीक है। फिर हम किसकी बात कर रहे थे? टर्मिनेट की बात कर रहे थे, कंप्लीशन की बात कर रहे थे। हम टर्मिनेट की बात कर रहे थे। जब भी प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है टर्मिनेट हो जाता है। फिर हम किसकी बात कर रहे थे? सस्पेंडेड सस्पेंडेड रेडी के बारे में बात कर रहे थे। सस्पेंडेड रेडी। और फिर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। ये सारी की सारी स्टेट्स हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। इनके ऊपर हमने लास्ट क्लास में पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिए थे। ठीक है। उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन जो किया था वो क्या था? हमारे पास में तीन टाइप के शेड्यूल होते हैं। हमने बात की थी थ्री टाइप्स के शेड्यूलर के बारे में बात की थी। ठीक। और तीन टाइप के जो आपके पास में शेड्यूलर थे उनमें हमने बात की थी कि हमारे पास में जो पहला जो शेड्यूलर होता है वो कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देन फर्स्ट शेड्यूलर हमारे हमने देखा था कि हमारे पास एक शेड्यूलर होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही हम किस नाम जानते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही हम बेसिकली जॉब शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। और लॉन्ग टर्म जो शेड्यूलर होता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी निभाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी निभाता है? नई जॉब को क्रिएट करना। नई जॉब को क्रिएट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही निभाता है। तो नई नई जॉब क्रिएट करके ले आता है कौन? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फिर हमने बात की थी किसके बारे में? फिर हमारे पास एक शेड्यूलर था जिसको हम बात की थी किसके बारे में? शॉर्ट टर्म। हमने बात की थी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में बात की थी। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसको हम किस नाम जानते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। और बेसिकली ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा भाई आपका? ये आपके जॉब को सेलेक्ट करके और कहाँ भेजेगा? रनिंग स्टेट में भेजेगा। रेडी से रनिंग स्टेट में जॉब को लेके जाएगा। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर हमारे पास में एक शेड्यूलर था जिसको हम बात करें क्या? मिड टर्म। ना मिड टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की बात करें, हमारे पास एक शेड्यूलर था मिड टर्म या मीडियम टर्म शेड्यूलर। और मिड टर्म और मीडियम टर्म जो शेड्यूलर होता है ये बेसिकली करता क्या है? स्वैप इन स्वैप आउट काम करता है। इसका मतलब इसकी बात करें तो ये क्या काम करता है? ये आपके स्वैपिंग का काम करता है। क्या काम करता है? स्वैपिंग काम करता है। तो इस टाइप से हमने लास्ट क्लास में सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन कर लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे जिसके अंदर बात करेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की, थ्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लिया था कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेसिकली हमारे पास में यह बताती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास मेन मेमोरी में कितने प्रोसेस प्रेजेंट है, वही आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट करती है। ठीक। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था उसमें हमने एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और हमने बात की थी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ये होता है कि भी हमारे पास में जब जब हम शेड्यूलर की बात करते हैं, हमारे पास जब हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बेसिकली करता क्या है कि आपके नई जॉब को क्रिएट करता है। और नई जॉब को क्रिएट करके कहाँ पे लेके आता है? नई जॉब को क्रिएट करके आपके किस में लेके आता है? मेन मेमोरी में लेके आता है। ठीक।
अब यहाँ पे हम पॉइंट्स हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई पर्टिकुलर हमारे पास में जॉब है जिसको हम क्रिएट कर करके कहाँ पे लेके आ रहे हैं, मेन मेमोरी में लेके आ रहे हैं, रैम में लेके आ रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट समझने यहाँ पे, जब हम जॉब को क्रिएट करके मेन मेमोरी में लेके आते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जॉब को न्यू स्टेट से किस में लेके आते हैं, रेडी स्टेट में लेके आते हैं। तो हमारे पास में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जब जॉब सेकेंडरी मेमोरी में है तो किस स्टेट में, न्यू स्टेट में। ठीक, और जब जॉब आपकी मेन मेमोरी में आ जाती है, जब आपकी जॉब मेन मेमोरी में आ जाती है तो मेन मेमोरी में आने के बाद जॉब को हम कहते हैं कि हमारे पास किस में आ चुकी है, रेडी स्टेट में। और देन मेन मेमोरी के अंदर जॉब जब आती है तो रेडी स्टेट के अंदर जॉब आती है, इसको हम रेडी क्यू के नाम से जानते हैं। देखो जो रेडी स्टेट है ना, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसी को हम रेडी क्यू कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब आप जॉब को रेडी क्यू में लेके आते हो, जब आप जॉब को रेडी क्यू में लेके आते हो तो जितनी ज़्यादा जॉब आपकी रेडी क्यू में प्रेजेंट होंगी उतना ही ज़्यादा आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस हाई होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ज़्यादा जॉब आप रेडी क्यू में रखते हो, जितनी ज़्यादा जॉब आप रेडी क्यू में रखते हो उतना ही सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास में जो रेडी क्यू है, इस रेडी क्यू के रूप में आपके पास में छोटे छोटे जो आपको डब्बे दिख रहे हैं ना, ये मान के चलो आपके पास में टोटल कितने डब्बे हैं, या मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में आप टोटल 100 डब्बे, कितने डब्बे, 100। हम बात करें हमारे पास 100 डब्बे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ 100 क्या है, फ्रेम है। ठीक है, कितनी फ्रेम है, 100 फ्रेम है। अब हमने क्या किया, हमने जॉब को क्रिएट करना स्टार्ट किया, मतलब हमारे पास जॉब है जिस सेकेंडरी मेमोरी में, इनको क्रिएट करना स्टार्ट किया। और जॉब को क्रिएट करके हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, किस में लेके आ रहे हैं, किस में लेके आ रहे हैं, हम मेन मेमोरी लेके आ रहे हैं। अब मान के चलो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जॉब को क्रिएट करना स्टार्ट किया। अब जितनी ज़्यादा जॉब आप क्रिएट करते हो, जितनी ज़्यादा जॉब आप क्रिएट करते हो उतनी ही आपकी डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखना, जब आप जॉब क्रिएट कर रहे होते हो उस टाइम पे आप डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग को बढ़ाते हो, और जब डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग का बढ़ाते हो तो आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ती है। या मैं कह रहा हूँ कि आप डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर रहे हो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के इंक्रीज होने के कारण हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम बढ़ा जा रही है हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली आपका डाउन आ जाएगा। और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये लैम्डा पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद सीपीयू को यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन समझो। देखो जैसे हमारे पास मान के चलो हम अभी हमारे पास में कितनी फ्रेम है, 100 फ्रेम है। और 100 फ्रेम्स के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो जॉब की संख्या है ना, ये जॉब की संख्या हमने स्टार्टिंग कितनी रखी, मान चलो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो जॉब की संख्या है वो स्टार्टिंग जॉब की संख्या कितनी है, मान चलो 25 है। 25 जॉब को हमने क्रिएट करके कहाँ पे लेके आ गए, रैम में लेके आ गए। अब प्रत्येक जॉब को कितनी फ्रेम मिलेगी रैम में, इस पर्टिकुलर रैम के अंदर 100 फ्रेम है तो प्रत्येक जॉब को कितनी फ्रेम मिल जाएगी, प्रत्येक जॉब फ्रेम कितनी मिल जाएगी, एवरी जॉब फ्रेम कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई कितनी, 4। प्रत्येक प्रत्येक जॉब को 4 फ्रेम मिल जाएगी, किसके अंदर, किसके अंदर, रैम के अंदर। और ना 4 फ्रेम मिलने का मतलब है कि जब आप जॉब की बात करते हो तो इसका मतलब होता है कि जॉब का मतलब होता है प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं जॉब कहूँ, यहाँ पे मैं जॉब कहूँ, यहाँ पे मैं प्रोग्राम कहूँ, यहाँ पे मैं प्रोसेस कहूँ, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया आपसे ना, प्रोग्राम प्रोसेस जॉब। ठीक है, एक ही बात है, बस इनका नाम अलग अलग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, अच्छा अब जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं रैम में लेके आता हूँ तो जितना ज़्यादा प्रोग्राम रैम में मौजूद होगा उतना ही ज़्यादा आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि डेटा आपको कहाँ से चाहिए, रैम से चाहिए। जैसे ही कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो उस टाइम पर सीपीयू को डेटा रैम से चाहिए। अब मान के चलो कि हमारे पास एक कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का कुछ पार्ट हमने रैम में रख लिया।
अब वो जो पार्ट है ना जो हमने रैम में रखा है, वो पार्ट सीपीयू ने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आगे के डेटा को सीपीयू डिमांड करता है। अब आगे के डेटा जो सीपीयू डिमांड करता है ना, वो डेटा कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको हमें वापस कहाँ लेके आना पड़ेगा, रैम में लेकर आना पड़ेगा। अब है ना, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रैम में लाने का मतलब हमें आईओ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आईओ ऑपरेशन। और आईओ ऑपरेशन करने के लिए हम किस में चल जाते हैं, वेट एंड ब्लॉक में चल जाते हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक ठीक है। आपके प्रत्येक प्रोसेस को, प्रत्येक जॉब को आपके 4 4 फ्रेम मिली हुई है, मतलब आपका पार्ट जो है, आपका पार्ट यहाँ पे रैम में मौजूद है। और रैम में मौजूद होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सीपीयू के पास उस डेटा को जल्दी अवेलेबल करवा पा रहे हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जॉब को क्रिएट करना बंद नहीं किया, आप कंटिन्यू जॉब क्रिएट करते जा रहे हो। और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि एक बार आपका क्या होता है कि आपके पास में अभी फिलहाल जो आपके पास में यहाँ पे जो जॉब की संख्या है ना, वो कितनी हो चुकी है, मान चलो 100 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 100। आपने 100 जॉब क्रिएट कर दी, और 100 जॉब क्रिएट किसने की, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने की। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने लगातार जॉब क्रिएट करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जॉब क्रिएट करता जा रहा है, स्टार्टिंग के अंदर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर बहुत सारी जॉब आपकी क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि अब आपके प्रत्येक जॉब को जो मिलने वाली फ्रेम की संख्या है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और प्रत्येक जॉब को अगर मिलने वाली फ्रेम की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा रैम के अंदर कम से कम है। प्रत्येक प्रोग्राम का डेटा रैम के अंदर बहुत कम है। अब बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार डेटा के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ेगा, बार बार डेटा के लिए सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। तो आपको डेटा चाहिए कहाँ पे, रैम में चाहिए। आप डेटा लाने के लिए बार बार किसके पास जा रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी के पास। तो आप यहाँ पे जबरदस्ती का बर्डन बढ़ा रहे हो। और जबरदस्ती का बर्डन बढ़ाने का मतलब है कि जब सीपीयू डेटा मांगेगा तो डेटा होगा ही नहीं, सीपीयू डेटा मांगेगा डेटा होगा ही नहीं, सीपीयू डेटा मांगे डेटा होगा ही नहीं। तो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो एकदम से डाउन आ जाएगा। इसी इसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं थ्रेसिंग। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। इसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं थ्रेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग के ऊपर आपके लगातार क्वेश्चन बनता है। तो थ्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम बढ़ाते जाते हो, स्टार्टिंग के अंदर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर कंटिन्यू डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते रहते हो, तो आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डाउन आ जाता है। और जब सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डाउन आता है ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेसिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेसिंग हो गया। मतलब अब आपका सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू आपका किस में लग जाएगा, आपके डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाने में, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाने में, इनमें लग जाएगा। डेटा को इन आउट करने में लग जाएगा। सीपीयू का मेन काम जो होता है क्या, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, वो काम कम करेगा, ये काम ज्यादा करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को थ्रेसिंग कहा जाता है। नोट डाउन स्टार्ट करो।
देखो भैया, आपके प्रोसेस लाइफ साइकिल में 7 स्टेट में प्रोग्राम रनिंग से डायरेक्ट रेडी में नहीं जा, रनिंग से रेडी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रनिंग से रेडी में तो जब आपके जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करवाते हो उस टाइम पे, जब आप प्रोग्राम को टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट करवाते हो, तो टाइम शेयरिंग मोड में यही तो करते हो, आप रेडी स्टेट में भेजते हो, फिर वापस रेडी में, फिर रनिंग में, फिर वापस रेडी में, इसी टाइप से तो आप एग्जीक्यूट करवाते हो। हो गया, नोट डाउन हो गया। एक बार इसके ऊपर पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिखो थ्रेसिंग के ऊपर, पॉइंट लिखो थ्रेसिंग के ऊपर, है ना। लिखो, स्टार्टिंग में जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा स्टार्टिंग में जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा स्टार्टिंग में जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा न्यू जॉब क्रिएट की जाती है, न्यू जॉब क्रिएट की जाती है, न्यू जॉब क्रिएट की जाती है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है, जिससे जिससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन, जिससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होता है, जिससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज, लेकिन जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंटिन्यूअस जॉब क्रिएट करता रहता है, कंटिन्यूअस जॉब क्रिएट करता रहता है तो जब कंटिन्यू जॉब क्रिएट करता रहता है तो एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट एक पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद सीपीयू का यूटिलाइजेशन, एक पॉइंट के बाद सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, जिसमें सीपीयू जॉब एग्जीक्यूशन, जिसमें सीपीयू के जॉब एग्जीक्यूशन के अलावा स्वैप इन, स्वैप इन, स्वैप आउट ऑपरेशन, स्वैप इन स्वैप आउट ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म करवाता है, ज़्यादा परफॉर्म करवाता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं,
हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रेसिंग का, जिसमें आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन एकदम से कम हो जाता है और सीपीयू यूटिलाइजेशन एकदम से कम होता है, जिसमें सीपीयू क्या करता है, मैक्सिमम टाइम अपना किस में स्पेंड करने लग जाता है, स्वैप इन स्वैप आउट में स्पेंड करने लग जाता है। सीपीयू जॉब का एग्जीक्यूशन कम करता है, क्योंकि सीपीयू को जॉब का एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको डेटा चाहिए, वो डेटा आपके रैम में होगा नहीं, तो बार बार आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी पे, और सेकेंडरी मेमोरी से रैम में डेटा लेके आना, रैम का डेटा सेकेंडरी मेमोरी में भेजना, तो बार बार आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने का मतलब है कि आप सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग होती क्यों है, थ्रेसिंग का मेनली कोज क्या है, अगर रीजन की बात करूं, मैं कोज की बात करूं, तो थ्रेसिंग का कोज क्या है? थ्रेसिंग क्यों होती है, बताओ ये बताओ, थ्रेसिंग क्यों होती है? और थ्रेसिंग अगर हो गई तो थ्रेसिंग को फिर हम कैसे मतलब थ्रेसिंग को हम कम कैसे करेंगे? कैसे हटाते हैं? थ्रेसिंग को कम कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बताओ थ्रेसिंग होती क्यों, वाई? पहला रीजन क्या है, रीजन बताना आपको, पहला रीजन क्या है थ्रेसिंग होने का, पहला रीजन क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा ज्यादा जॉब क्रिएट करना, ज्यादा जॉब क्रिएट करना। इसका मतलब है एक तो आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक तो आपके पास में कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रेस्पॉन्सिबल है थ्रेसिंग में। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रेसिंग के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है। एक तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं करता तो थ्रेसिंग नहीं होती, इसने ज़्यादा जॉब क्रिएट कर ली इसलिए थ्रेसिंग होगी। और इसके अलावा कौन रेस्पॉन्सिबल है, मेमोरी साइज, लैक ऑफ मेन मेमोरी साइज, अगर आपकी मेन मेमोरी की साइज ज़्यादा होती तो भी थ्रेसिंग नहीं होती, लैक ऑफ मेन मेमोरी साइज। हम बात करेंगे इसमें लैक ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी साइज, मेन मेमोरी की साइज कम होने की वजह से भी आपके थ्रेसिंग होती है, मेन मेमोरी की साइज कम होने की वजह से आपके थ्रेसिंग होती है। तो ये थ्रेसिंग के रीजन है, कोज है, थ्रेसिंग होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल है कौन, लॉन्ग टर्म सेलुलर, लैक ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी की साइज और लॉन्ग टर्म सेलुलर आपके रेस्पॉन्सिबल है थ्रेसिंग होने के पीछे। होने के बाद अब आपके थ्रेसिंग को कम कौन कर सकता है, अगर आपकी थ्रेसिंग हो चुकी है तो अब उसके बाद में इस थ्रेसिंग को कम करने के लिए या थ्रेसिंग को हटाने के लिए फिर आपकी कौन कौन जिम्मेदार निभाएगा, बताओ भाई। अगर मान के चलो आपके पास में थ्रेसिंग हो चुकी है, पहली बात तो थ्रेसिंग को होने नहीं देना था, लेकिन हो गई, तो फिर अब आपको रिमूव रिमूव करना है, थ्रेसिंग को कम करना है, तो कैसे करोगे भाई? थ्रेसिंग के लिए आपके हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मिड टर्म शेड्यूलर कैसे होगा, सस्पेंडेड। इसके बाद आपके मिड टर्म शेड्यूलर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और वो क्या करेगा, कुछ जॉब को कहाँ से, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस कर देगा। ठीक है, तो कम कौन करेगा, एक तो करेगा मिड टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, स्वैप आउट, स्वैप आउट सम जॉब, उस जॉब को क्या करेगा, कहाँ पे कर देगा, सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस कर देगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिड टर्म शेड्यूलर कुछ जॉब को, कुछ जॉब्स को सेकेंडरी मेमोरी में भेज देता है। और कम कौन करेगा, इसके अलावा और रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा कम करने में, कौन निभाएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर निभा सकता है क्या, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर निभाएगा कि नहीं निभाएगा? रीसिंग हो गई तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जॉब क्रिएट करना बंद कर देगा। ठीक, तो
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, न्यू जॉब क्रिएट करना, करना बंद कर देता है। अगर ये न्यू जॉब क्रिएट करना बंद करेगा तो भी तो आपके जो थ्रेसिंग है उससे बाहर निकलोगे आप। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपके, जब टेस्ट होगा उस टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा और उसमें टेस्ट में आपसे रीजन पूछूंगा। थ्रेसिंग होने के बाद में थ्रेसिंग को रिमूव कैसे करवाया जाएगा, उसमें रीजन दूंगा और उस रीजन्स में इन रीजन्स के अलावा और रीजन दूंगा आपको। और उसमें फिर आपको बताना है कि आपके माइंड के साथ बताना है कौन कौन रीजन सही है ना। इनके अलावा फिर बाकी रीजन दूंगा, उसमें फिर आपको खुद से बताना है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट में हम किसकी बात कर रहे थे, जिस कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे थ्रेसिंग की बात कर रहे थे। और थ्रेसिंग के कॉन्सेप्ट के बाद हम नेक्स्ट जिस पॉइंट्स पे स्टडी करने वाले हैं उस पॉइंट्स में हम बात करने वाले कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर, जो अभी हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक्स के अंदर हमारे पास में अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, उस नेक्स्ट पार्ट में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तरफ मूव ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोसेस के कुछ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखो ये नोट डाउन हो गया ना सारा। ठीक। देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, थ्रेसिंग क्या होती है, थ्रेसिंग होने के पीछे किसका, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, थ्रेसिंग होने के बाद कैसे रिमूव करवाई जा सकती है, इसको समझने के लिए जस्ट इतना इतना समझना है कि थ्रेसिंग होती क्या है। अगर आपको ये पता है थ्रेसिंग होती क्या है, तो फिर आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्योंकि भाई थ्रेसिंग होने के बाद में, थ्रेसिंग होने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपका लॉन्ग टर्म सेलुलर है, मेमोरी साइज है। होने के बाद में आप होने के कम कैसे कैसे कर सकते हो, मिड टर्म सेलुलर की हेल्प ले लो, लॉन्ग टर्म सेलुलर से जॉब बंद करवा दो क्रिएट करना। ठीक है, इस टाइप से आपके यहाँ पे थ्रेसिंग के कॉन्सेप्ट में हमने ये कॉन्सेप्ट स्टडी किए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट की, प्रोसेस के एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस एट्रीब्यूट होते क्या भाई? प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस एट्रीब्यूट, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस एट्रीब्यूट, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। देखो जब भी हम किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस होता क्या है भाई आपका? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए आपके रेडी होता है तो उस टाइम पर हम प्रोग्राम के कुछ, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कुछ हम उसके एट्रीब्यूट सेट करते हैं। जैसे समझो आप एक पॉइंट, हम कह रहे हैं कि हमारे पास में प्रोग्राम किसी स्टेट में, न्यू स्टेट में, उसके बाद में लॉन्ग टर्म सर्वर प्रोग्राम को किसी स्टेट में लेके आएगा, रेडी स्टेट में लेके आएगा। ठीक। अब जब प्रोग्राम को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाया जाता है तो हम कह रहे हैं कि मान के चलो हमारे पास में एक प्रोग्राम, मतलब एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम था, उसको हम कहाँ पे लेके आ गए? रेडी स्टेट में लेके आ गए। अब देखना ये जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था जिसको हम रेडी स्टेट में लेके लेके आ गए, इस प्रोग्राम को हम कह रहे हैं कि अब आपका प्रोग्राम कैसे है? अब आप प्रोग्राम कैसे है? प्रोग्राम अंडर, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है। और जब आपका प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो उस टाइम पे आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में मौजूद होता है। और मेन मेमोरी में आपका एक अकेला प्रोग्राम मौजूद नहीं होता, मेन मेमोरी में तो आपके बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद होते हैं। अब जब मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद होते हैं ना, तो उस टाइम पे जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाया जाता है तो हम प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आइडेंटिफाई कैसे करें? हमारे पास में हम जब पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे तो ऐसा थोड़ी एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे, हम तो बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इस टाइम पे प्रोग्राम को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक प्रोग्राम को एक आईडी असाइन करते हैं। हर एक प्रोग्राम क्या करते हैं? एक आईडी असाइन करते हैं। साथ में प्रोग्राम की अपनी क्या होती है? स्टेट्स होती है। साथ में प्रोग्राम्स के द्वारा जितनी भी फाइल्स को यूज किया जाता है उन फाइल्स का डेटा होता है। जितने भी डिवाइस को यूज किया जाता है उन डिवाइस का डेटा होता है। उसके अलावा प्रोग्राम्स को हमने एक्स्ट्रा क्या प्रोटेक्शन दिया है, क्या सिक्योरिटी दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोग्राम की हमारे पास में होती है। और जिसको हम अलग से एक ब्लॉक में रखते हैं। और जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं उस ब्लॉक को मैं कह रहा हूँ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पे हम एक ब्लॉक बनाते हैं, अलग से हम एक ब्लॉक बनाते हैं और इस ब्लॉक को हम कह रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अच्छे पॉइंट हैं ये, बेसिक बेसिक पॉइंट है जो लास्ट टाइम तक आपकी हेल्प करेंगे। देखो ये अब मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी।
पीसीबी, ठीक है, पीसीबी जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगा क्या, मौजूद क्या क्या होगा, तो इसमें होगा प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट मौजूद होंगे। अब प्रोसेस के एट्रीब्यूट और कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल होगी, प्रत्येक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है। जब भी हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं ना, तो प्रोसेस को क्रिएट करते समय लॉन्ग टर्म सर्वर के द्वारा प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दी जाती है। हर एक प्रोग्राम को एक यूनिक आईडी देंगे, जब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कहाँ लेके आएंगे, किस में लेके आएंगे, मेन में लेके आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस की आईडी। अब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपके प्रोग्राम की स्टेट भी चेंज होती है। कभी आपके रेडी में होगा, कभी रनिंग में जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, वेट एंड ब्लॉक में जाएगा, सस्पेंडेड रेडी में जा सकता है, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक में जा सकता है, कंप्लीट होगा टर्मिनेट जाएगा। तो प्रोग्राम की स्टेट भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोग्राम प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्टेट, ठीक। अच्छा, उसके अलावा इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होता है जिसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर बेसिकली ये बताता है कि आपका प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट हो चुका है और आगे आपके प्रोसेस को कितना और एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। कोई प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट हो चुका है और कोई प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट आगे होगा, ठीक है, ये बताएगा। अच्छा, उसके अलावा एट्रीब्यूट्स के रूप में क्या होगा, जर्नल पर्पज रजिस्टर की इंफॉर्मेशन, जर्नल पर्पज रजिस्टर, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसको क्या चाहिए, उसको रजिस्टर चाहिए। आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है ना, तो उसको क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए। और रजिस्टर चाहिए तो आपके कौन कौन से रजिस्टर आपके प्रोग्राम ने यूज कर रखे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, जनरल पर्पस रजिस्टर। अच्छा, उसके बाद में बात करें तो हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, कौन कौन से फाइल्स को आपके प्रोग्राम ने यूज किया हुआ है, उनकी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, किस किस डिवाइस को आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम ने काम में लिया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, फिर हम जैसे प्रोसेस प्रायोरिटी, आपके प्रोसेस को किस प्रायोरिटी का बनाया गया है। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, किसकी बात करेंगे, प्रोटेक्शंस की बात करेंगे एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे कि आपके प्रोसेस को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी किस लेवल की दी गई है, ठीक है। ये सारे आपके प्रोसेस क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको कहते हैं प्रोसेस के एट्रीब्यूट। अब देखो इसको एक बार देसी भाषा में समझ लो, आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि आपको अजीब सा लग रहा है चीज़ें, देसी भाषा में देखो। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने की बात करते हैं, अब मान के चलो कि हमारे पास एक मूवी है, उस मूवी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। अब मूवी की जो फाइल होती है वो स्टार्टिंग कहाँ पे होती है भाई, सेकेंडरी मेमोरी में होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी से मूवी की फाइल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मतलब मूवी को प्ले करने के लिए उसे रैम में लाना पड़ता है। कहाँ पे लाना पड़ता है, रैम में। अब जब उसके डेटा को हम रैम में लेके आते हैं तो है ना, कंप्यूटर की दुनिया में जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसको हम प्रोसेस कहने लग जाते हैं। ये बात आपको पता है अच्छे से। अब मान के चलो हम एक मूवी को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो उसका डेटा कहाँ पे आ गया, रैम में आ गया। अब धन्ना आपका कंप्यूटर सिर्फ एक मूवी, अकेला एक मूवी प्ले नहीं करेगा। आप मूवी प्ले करने के साथ साथ आपने मान के चलो क्या कर लिया, एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया, आपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लिया, तो आप तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपकी जो मूवी की फाइल है, उस मूवी की फाइल को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये मूवी की फाइल है, इस मूवी की फाइल के अंदर आपका ये मूवी की फाइल को हमने एक आईडी असाइन की है, इस मूवी की फाइल्स की स्टेट फिलहाल अभी फिलहाल रनिंग स्टेट में मूवी रन हो रही है। फिर अभी आपके मूवी की फाइल्स के अंदर आपने इतने सारे पर्टिकुलर रजिस्टर को काम में ले रखा है। आपने मूवी की जो फाइल है, उस मूवी की फाइल्स के अंदर आपने जो पर्टिकुलर मूवी फाइल है, उसमें एक फाइल नहीं है, 3-4 फाइल का अटैचमेंट है, तो आपने 3-4 फाइल को उसके साथ अटैच कर रखा है। आपने जो मूवी की फाइल प्ले कर रखी है उसको आपने पेन ड्राइव से प्ले कर रखा है, तो आपने पेन ड्राइव लगा रखा है, वहाँ से आपने डेटा रीड किया हुआ है, तो मतलब डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपकी जो मूवी की फाइल है, उस मूवी की फाइल को किस टाइप की प्रायोरिटी दी जाएगी। मूवी प्ले कर रहे हो, अब मान चलो आपके कंप्यूटर आपके धूप में रखा हुआ है और आप मूवी प्ले कर रहे हो, तो है ना, एक हीट के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हीट के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद होता है ना, तो उसको बंद करवाने के लिए भी आपका एक प्रोसेस होता है।
उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो आपकी मूवी की फाइल प्रायोरिटी क्या है? कम है। तो हम हर एक प्रोग्राम की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन, साथ में आपकी जो मूवी की फाइल है वो फाइल आपके पेन ड्राइव में मौजूद है, वो करप्ट भी नहीं होनी चाहिए प्ले करते समय। ऐसा नहीं है कि आपकी मूवी की फाइल एक बार आपने प्ले कर दी वो पेन ड्राइव करप्ट हो गई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पेन ड्राइव की जो फाइल है वो सेफ रहनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या प्रोटेक्शन, क्या सिक्योरिटी काम में ले रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो पर्टिकुलर जो आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम्स को जो हम प्रोसेस के नाम जान रहे हैं उसके एट्रीब्यूट है, उसके एट्रीब्यूट। और देना प्रत्येक प्रोसेस का अपना सेपरेट, प्रत्येक प्रोसेस का अपना सेपरेट क्या होता है? पीसीबी। हर एक प्रोसेस का अपना सेपरेट पीसीबी बनता है ना। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है कि जो पीसीबी होता है वो किस लेवल पे होता है, प्रत्येक प्रोसेस का सेपरेट। अब इस पीसीबी के अंदर इंफॉर्मेशन रूप में जैसे क्या हो गया, प्रोसेस की आईडी हो गई, प्रोसेस की स्टेट हो गई, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इसके बाद प्रोग्राम काउंटर बाद क्या, जर्नल पर्पज रजिस्टर हो गया, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल हो गया, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस हो गया, साथ क्या हो गया, प्रायोरिटी हो गई, और साथ क्या हो गया, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हो गई, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हो गई। ये आपके एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मौजूद होते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मौजूद होते हैं। और इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे प्रोसेस आईडी एक बार क्रिएट होगी, जब आपका प्रोग्राम रन होने के लिए आएगा एक बार प्रोसेस आईडी क्रिएट होगी। अब प्रोसेस की स्टेट चेंज होती रहेगी। आपका प्रोसेस कभी रेडी में होगा, कभी रनिंग में जाएगा, कभी वेट एंड ब्लॉक में जाएगा। तो इस टाइप से आपकी स्टेट क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर एक स्पेसिफिक टाइप का रजिस्टर होता है जो ये बताता है कि आपने कितने, आपका जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसमें आपने उस प्रोग्राम को कहाँ तक तो चला लिया और आगे अब कहाँ से चलाना है। तो वो कौन बताएगा? प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन, जब आपका प्रोग्राम रन होता है ना सीपीयू के पास, तो सीपीयू के पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। जैसे सैनी सर आपको एफओज पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ रजिस्टर के बारे में बताया होगा सैनी सर ने। वो जो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं ना, उन रजिस्टर को हम काम में लेते हैं जब प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो उस टाइम पे आपने कौन कौन से रजिस्टर काम में ले रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मौजूद होती है। साथ में आपने कौन सी फाइल्स को काम में ले रखा है, कौन से डिवाइस को काम में ले रखा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, और साथ में आपकी सिक्योरिटी क्या है। ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके प्रोसेस के होते हैं, लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट को नोट्स प्रोवाइड होंगे भाई। जो जितना मटेरियल ऑफलाइन होता है उतना सेम मटेरियल्स ऑनलाइन जाता है। हो गया नोट डाउन? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब आगे आने वाली हमारी 2 से 3 क्लास हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे ही चलेगी। एक अच्छा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता रहता है। अभी जैसे आपके सिस्टम स्टैंड का पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन आया था सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, है ना। अच्छा अच्छा टॉपिक है, लगातार आपके क्वेश्चन बनता रहता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखो पॉइंट समझो, में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं। देखो सबसे पहले समझो कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेसिकली हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। भाई हमारे पास में जब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जब भी कोई जॉब क्रिएट होके कहाँ पे आती है, रेडी क्यू में आती है, उसके बाद में उस जॉब को हम कहाँ भेजते हैं, रनिंग स्टेट में भेजते हैं। किसके लिए? एग्जीक्यूट करवाने के लिए। किस लिए भेजते हैं भाई? एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब एक अच्छा पॉइंट समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जॉब है वो किस स्टेट में? न्यू स्टेट में। उसके बाद में जॉब को कहाँ लेके आते हैं हम? रेडी स्टेट में लेके आते हैं। अब देखना रेडी स्टेट में जॉब आने का मतलब है कि यहाँ पे रेडी क्यू होती है। यहाँ पे क्या होती है? रेडी क्यू। मतलब यहाँ पे आपके रेडी स्टेट में एक जॉब नहीं होती है, मल्टीपल जॉब होती है। क्या होती है? इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। रेडी स्टेट में आपके पास क्या होती है? मल्टीपल जॉब होती है। जैसे यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हमारे पास में जो रेडी स्टेट है इसमें हमारे पास में बहुत सारी जॉब प्रेजेंट। जैसे हमारे पास में एक P1 प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट करवाना है, एक P2 प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट करवाना है, एक P3 है, एक P4 है। अब ध्यान ना, मैं यहाँ पे प्रोग्राम कह रहा हूँ, कभी प्रोसेस कह रहा हूँ, तो इसमें आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। देखो हमारे पास यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं जिन्हें हमें क्या करना है? एग्जीक्यूट करवाना है। और एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? रनिंग स्टेट में भेजना है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि एग्जीक्यूट करवाने के लिए जब हम प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में भेजने की बात करते हैं तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में भेजता कौन है? कौन भेजता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास में एक शेड्यूलर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, और उस शेड्यूलर का नाम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ना, ये क्या करेगा? ये इन प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगा और उसे कहाँ भेजेगा? रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि किस प्रोग्राम को तो हम सेलेक्ट करें, उस किस प्रोग्राम को सेलेक्ट करके हम भेजें, और उसके लिए हमने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है। भाई किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तो हम सेलेक्ट करें और किस प्रोग्राम को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे भेजें, और उसके लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया पे काम किया। तो इसके लिए हमारे पास होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हमारे पास में क्या है कि बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एक नहीं है बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। उन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे हम क्या करते हैं? अलग अलग डिसीजन लेके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ भेजते हैं? किसके पास? रनिंग स्टेट के पास। ठीक। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जैसे सबसे पहली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती है इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल या फर्स्ट सर्व, है ना। एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। सर्व भी कह देते हैं इसको, या हम शेड्यूल भी कह देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती है जिसको हम कहते हैं SJF, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको बोलते हैं क्या? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, है ना। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बेसिकली क्या है? प्रीमिशन वर्जन है। बेसिकली क्या है? प्रिमिटिव प्रिमिटिव वर्जन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ किसका? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही क्या है? प्रिमिटिव वर्जन है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या है? प्रिमिटिव वर्जन है। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम है जिसको बोलते हैं राउंड रॉबिन, RR, मतलब राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन। ठीक। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है प्रायोरिटी
प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है प्रायोरिटी प्रीम्पशन। प्रायोरिटी प्रीम्पशन शेड्यूलिंग, ना प्रायोरिटी प्रीम्पशन शेड्यूलिंग मतलब होता है, ये प्रिमिटिव वर्जन है, ये क्या प्रिमिटिव वर्जन है, ठीक है। फिर एक शेड्यूलिंग नाम होता है जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है जिसके लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। फिर एक जॉब का नाम है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नाम है जिसका नाम है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल फीडबैक, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। फिर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नाम है जिसको बोलते हैं हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ये सारी की सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसका मैंने अलग अलग नाम लिख रखा है, ठीक है। इतने सारी टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप काम में लेते हो, इसके लिए इन पर्टिकुलर जॉब को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजने के लिए, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजने इतने सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी काम करती है। अब इसमें कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो आपके इंपॉर्टेंस के रूप में फर्स्ट इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस के रूप में बात करते, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बनता है। फिर क्वेश्चन बनता है राउंड रॉबिन पे। फिर क्वेश्चन बनता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पे। सब ज़्यादा क्वेश्चन इन पे बनता है। जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है वो आपके इन पे बनता है। अब कुछ स्टूडेंट जो बेचारे नॉन टेक से आए होंगे सोचते होंगे कहाँ फंस गए। अच्छा खासा नॉन टेक में राजा महाराजा पढ़ रहे थे, है ना, अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे वीडियो पुलिस पटवार की, कहाँ शॉर्टकट लेके कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आ गए। भाई बात यह है कि राजा महाराजा को रटना ही पड़ता है, उसमें कौन सा आपके इंटरेस्ट वाली कहानी आती है। बस थोड़ा सा उसकी उनकी जीवनी में जो उनकी लव स्टोरी होती है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, उनसे क्वेश्चन आते नहीं है। सेकंड लास्ट है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। और लास्ट है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग। अब देखो, अब नेक्स्ट कहानी आती है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो आपके शेड्यूलिंग को परफॉर्म कब करता है। हम बात करें तो हमारे पास में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर आपके शेड्यूलिंग को परफॉर्म कब करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में रेडी क्यू के अंदर जब जॉब होती है, उन रेडी क्यू की जॉब को रनिंग स्टेट में भेजने को हम कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे परफॉर्म करता है कौन, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एक छोटे से पॉइंट बात कर लेते हैं, फिर ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कब परफॉर्म करता है, कब परफॉर्म करता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास में जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म कब करेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको परफॉर्म कब करनी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपके सामने स्टेट लिखता हूँ, उस स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप बताओ कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म कब करते हो। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास में क्या स्टेट होती है, एक न्यू स्टेट होती है भाई। न्यू स्टेट से कहाँ चले गए हम, रेडी में चले गए। फिर कहाँ चले गए हम, रनिंग में चले गए। फिर कहाँ चले गए, वेट एंड ब्लॉक में चले गए। वेट एंड ब्लॉक में चले गए। अब पॉइंट आता है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो परफॉर्म करेगा ना वो तो करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लेकिन ये करेगा कब, ये अपनी मनमर्जी से कभी भी करने लग जाएगा। ये कब करेगा, देखो सबसे पहला तो केस ये बनता है कि जब आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा नई जॉब क्रिएट की जाती है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शेड्यूलर न्यू जॉब क्रिएट करता है। पहला केस तो बन गया कि अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नई जॉब क्रिएट करता है ना, उस टाइम पर उस टाइम पे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करेगा। मतलब जब आप न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जॉब लेके आते हो तो उस टाइम पर आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा। पहला केस बन गया। दूसरा केस बताओ। पहला केस तो बन गया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, कोई एक नई जॉब क्रिएट कर दी, एक नई जॉब क्रिएट कर दी और नई जॉब कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब क्या करेगा, अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, पहला केस बन गया। दूसरा केस बताओ, बताओ दूसरा केस कौन सा बन सकता है, कब परफॉर्म होगा। भाई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करने के लिए आपके पास में जो प्रोग्राम है, आपके पास प्रोसेस है, वो रेडी में होना चाहिए, रेडी स्टेट में होना चाहिए, तभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म होगा। वेट एंड ब्लॉक से, जब जब वेट एंड ब्लॉक से कोई जॉब, जब वेट एंड ब्लॉक से कोई जॉब अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर कहाँ पे आती है, रेडी स्टेट में आती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब जब वेट एंड ब्लॉक से, जब वेट एंड ब्लॉक से, वेट एंड ब्लॉक से कहाँ पे आती है, रेडी स्टेट में जॉब आती है। जब वेट एंड ब्लॉक से रेडी स्टेट में जॉब आती है तब भी क्या होगा, तब भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा। और केस बताओ। भाई सिंपल सी बात है, वेट एंड ब्लॉक मान चलो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, मान चलो कोई प्रोसेस है जिसका एक प्रोसेस है P5 नाम का प्रोसेस है, जो आपके वेट एंड ब्लॉक में चला गया, उसका आई ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो वापस कहाँ पे आ गया, रेडी क्यू में आ गया। रेडी माने मतलब रेडी क्यू में आता है। बिल्कुल शेड्यूलिंग, रेडी क्यू में आने के बाद तो फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू जाएगा, दोबारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू आगे जाएगा। और बताओ नेक्स्ट केस बताओ। सस्पेंडेड रेडिस कहाँ पे आ गया, किस में आ गया, रेडी में आ गया। बिल्कुल वो स्टेट बनेगी एक, सस्पेंडेड रेडिस रेडी में आ गया, वो भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या करते हो आप रनिंग से रेडी में भी लेके आ सकते हो। तो अगर अगर आपके पास में कोई जॉब, अगर आपके पास में कोई जॉब रनिंग से, अगर आपके पास कोई जॉब रनिंग से किसी स्टेट में आती है, रेडी स्टेट में आती है, तब भी आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूल क्या करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा। तो ये आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करने का क्राइटेरिया है, जिसपे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करता है। हाँ जी बिल्कुल, सस्पेंडेड लिख लीजिए, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक से। सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, सॉरी वेट एंड, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक नहीं, सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक से तो आप किस में आते हो, वेट में आते हो। सस्पेंडेड रेडी, रेडी से अगर रेडी में आ गए तो
चलो जी, हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं अब देखो, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में कुछ क्या स्पेसिफिक टाइम होते हैं, उन टाइम पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी टाइम को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, बैंक का एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे हम बैंक में मान के चलो हम कोई भी काम करवाने जाते हैं, तो हमारे पास जो जो हम एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं बैंक में, उस एग्जाम्पल के बेस पे हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कुछ टाइम को हम डिसाइड करेंगे, टाइम को समझेंगे। ठीक, तो हम यहाँ बात करते हैं, एक बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, और बैंक का एग्जाम्पल में हम SBI बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात कर लेते हैं SBI बैंक के अंदर आपको क्या क्या काम करना है, आपको आपको मान के चलो मनी डिपॉजिट करवानी है। ठीक है, आपको रुपए जमा करवाने हैं SBI बैंक में। इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। ठीक, अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप मनी डिपॉजिट करवाने जाते हो, तो मनी डिपॉजिट करवाने जाते समय जो पहला सबसे पहला जो केस बनता है, वो केस बनता है कि आप बैंक के अंदर जाते हो। तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि मान के चलो आप क्या हो, आप बैंक के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, इन होते हो। बैंक में क्या होते हो, आप इन होते हो। अब मान के चलो आप बैंक में जो इन हुए ना, वो एग्जैक्टली 11 बजे, एग्जैक्टली 11 बजे आप बैंक के अंदर क्या हो गए, इन हो गए। अब बैंक के अंदर जैसे आप इन हुए, इन होने के बाद में आपने देखा बैंक में तो लाइन लगी हुई है, बैंक में तो लाइन लगी हुई है। उसके बाद में आप क्या करते हो, देखो मैं नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लाइन तोड़ के बीच में घुसना है, वो चीज़ नहीं करनी है, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हो, आप वेटिंग करते हो। आप क्या करते हो, वेटिंग करते हो। अब देखो ध्यान, आपने क्या किया, आपने अपना वेटिंग करना स्टार्ट किया अपनी बारी के लिए। आपने अपनी बारी के लिए अपनी वेटिंग करना स्टार्ट किया। अब जब आपने अपनी बारी के लिए वेटिंग करना स्टार्ट किया, तो मान के चलो आपको यहाँ पे वेटिंग करते करते आपको कितना टाइम लग गया, आपको 20 मिनट का टाइम मिल गया। 20 मिनट का टाइम आपको लग गया किसमें, वेट करने में। आपने 20 मिनट क्या किया, वेट किया। 20 मिनट बाद में क्या हुआ, आपका नंबर आया। 20 मिनट बाद में क्या हुआ, आपका नंबर आया। अब जब 20 मिनट बाद में आपका नंबर आया, तो आपको क्या करना है, आपको मनी को डिपॉजिट करवाना है। मनी को डिपॉजिट करवाना है, और मनी को डिपॉजिट करवाने के अंदर मान के चलो आपको कितना टाइम लगा, आपको 2 मिनट का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। तो ना ये जो मनी को डिपॉजिट करवाने का टाइम है ना, ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम है। ये किसका टाइम है, ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम है। रियल में आपको काम क्या करना था, रियल में आपको काम ये करना था, रियल में आपको क्या काम करना था, आपको ये काम करना था, मनी डिपॉजिट काम करना, जिसमें आप क्या लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। और 2 मिनट का टाइम लगने के बाद में आप जब बैंक से आउट हुए, जब बैंक से आउट हुए, जब बैंक से आउट हुए, उस टाइम पे आपका जो टाइम हो चुका था, वो टाइम हो चुका था 11:22। क्या टाइम हो चुका था, 11:22। अब ध्यान ना, आपको बैंक में मनी डिपॉजिट करवाने जाना था। मनी डिपॉजिट करवाने में एक्चुअल में आपको सिर्फ 2 मिनट लगनी थी। कितनी लगनी थी, 2 मिनट। लेकिन आपने 2 मिनट की बजाय आपने टोटल कितना टाइम लगाया बैंक में, कितना टाइम लगाया, 22। तो ना हमने यहाँ पे बैंक में टोटल 22 मिनट का टाइम लगाया। अब 22 मिनट के टाइम में आपके पास में कौन कौन सा टाइम इंक्लूड है 22 मिनट में, वेटिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, वेटिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। अब है ना, यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट टाइम के रूप में एक टाइम आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ना टर्न अराउंड टाइम, TAT, जिसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड, टर्न अराउंड टाइम। टर्न आउट टाइम मतलब होता है कि आपका कंप्लीशन टाइम कितना है, आपका कंप्लीशन टाइम कितना है, और आपका अराइवल टाइम कितना है। मतलब टर्न आउट टाइम होता है ओवरऑल टाइम, आप बैंक में इन कब हुए और बैंक से आउट कब हुए। ओवरऑल जो टाइम होता है बैंक का, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। आपके आउट होने का टाइम माइनस आपके इन होने का टाइम। तो यहाँ पे अगर आउट होने के टाइम और इन होने के टाइम बात करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है टर्न अराउंड टाइम का। टर्न अराउंड टाइम में हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम में कुछ घटा देंगे, अराइवल टाइम है ना। ये आपके बैंक में इन होने का टाइम होता है ना। बैंक में इन होने का टाइम को हम बोलते हैं क्या, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम 80, अराइवल टाइम। ठीक है, और बैंक में आपके आउट होने का टाइम, बैंक में आपका आउट होने का टाइम क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, CT, कंप्लीशन टाइम। यानी सारे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सारे के सारे टाइम आपके काम आएंगे। सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सारे के सारे आपके टाइम आपके काम आएंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक टाइम होता है, उसके बाद एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। एक टाइम होता है कितना, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम।
अब देखो आपके आपके अगर मैं यहाँ पे आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि आपका वेटिंग टाइम कितना है, वेटिंग टाइम कितना है, कितना है, तो वेटिंग टाइम आपने 20 मिनट डिसाइड कैसे किया? एग्जीक्यूशन टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम, कैसे किया? भाई आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपके पास में जो वेटिंग टाइम कितना है, 20 मिनट का टाइम, तो 20 मिनट का टाइम आपने निकालना कैसे यहाँ पे? कंप्लीशन टाइम से, किसका? एग्जीक्यूशन टाइम। कंप्लीशन कंप्लीशन टाइम थोड़ी है, कंप्लीशन तो एक फिक्स 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 वो है, कंप्लीशन करने में कोई टाइम थोड़ी है। टाइम तो ये है, टाइम तो ये वेटिंग टाइम, टाइम तो ये है टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से टर्न अराउंड टाइम में से रियल में हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, रियल में हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, देन एग्जीक्यूशन टाइम को ही हम बर्स्ट टाइम के नाम से जानते हैं, बीटी बर्स्ट टाइम नाम जानते हैं। रियल में हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, अगर इस एग्जीक्यूशन टाइम को अगर हम घटा देते हैं, अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम को हम घटा देते हैं, तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे? इस टाइम को कहेंगे वेटिंग टाइम। आप करके देख लो। देखो आपके पास में यहाँ पे अगर इसको मैं सोल्व करूँ, इसको मैं सोल्व करूँ तो इसको मैं सोल्व कर दिखा देता हूँ आपको। देखो अब सोल्व करने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में कंप्लीशन टाइम कितना है भाई? कंप्लीशन टाइम कितना है? 11:22 पे था ना, 11:22 पे आपका कंप्लीशन टाइम है, माइनस अराइवल टाइम कितना है? 11 बजे। कितना है? 11 बजे। टर्न आउट टाइम कितना हो गया? 22 मिनट हो गया। कितना हो गया? 22 मिनट। आपको बैंक में टोटल 22 मिनट का टाइम लगा है, सही बात है, सही बात। उसके अलावा आपको बैंक में कितनी देर वेट करना पड़ा? कितनी देर वेट करना पड़ा? 22 मिनट तो क्या आपका टर्न आउट टाइम है, और आपके रियल में एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 2 मिनट। तो आपको बैंक में वेट कितना करना पड़ा? 20 मिनट वेट करना पड़ा। कितना वेट करना पड़ा? 20 मिनट वेट। अब ये सारे के सारे टाइम आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में काम आएंगे। तो पहला जो टाइम है उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब होता है कि अब हमारा सीपीयू रेडी स्टेट में आ चुका है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा? टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट करूंगा इन्हीं चीज़ों को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बैंक के एग्जांपल को आपने समझ लिया, अब टेक्निकल भाषा में आप इजीली समझ सकते हो। बैंक में जब आप इन होते हो उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। उसके बाद में बैंक में इन होने के बाद में आपने कितने टाइम तक वेट किया उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। फिर जब आपका नंबर आया, तो नंबर आने के बाद में आपको एक्चुअल में कितना टाइम लगा अपना काम करवाने में, उसको बोलते हैं क्या? बर्स्ट टाइम या बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। उसके बाद में आप जब कंप्लीट होते हो, आपका काम कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम। और उसके अलावा एक टाइम होता है टर्न आउट टाइम, और एक होता है वेटिंग टाइम। टर्न आउट टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम होता है टर्न आउट टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। ठीक है। अब इसी इसी कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी इसी एग्जाम्पल को टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास में अलग अलग स्टेट्स है। सबसे पहले स्टेट है कौन सी? न्यू स्टेट है। फिर कौन सी स्टेट है? रेडी है। फिर कौन सी आपके? वेट एंड सॉरी रनिंग है। ठीक है, वेट एंड ब्लॉक है। देखो अब इन पॉइंटों को देखो भाई। आपका जब सीपीयू सॉरी आपका जब प्रोसेस पहली बार आपका प्रोसेस पहली बार न्यू स्टेट से आपका प्रोसेस पहली बार न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने के टाइम बोलते हैं अराइवल टाइम। क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम। तो पहला जो आपके पास में टाइम होता है उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जिसमें आपका प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है। अब देखना, रेडी स्टेट में जब आपका प्रोसेस आता है तो रेडी स्टेट में आपका अकेला प्रोसेस नहीं है। रेडी स्टेट में तो रेडी क्यू है। रेडी स्टेट में तो क्या रेडी क्यू है, इसमें तो बहुत सारे प्रोसेस मौजूद है। अब आपके प्रोसेस को यहाँ पे रेडी क्यू में प्लेस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके प्रोसेस को तुरंत आते हैं आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, नहीं। मे बी आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट तुरंत भी करवाया जा सकता है अगर एक भी प्रोसेस मौजूद नहीं हो तो। अब आपके पास में यहाँ पे क्या रेडी क्यू है, ये बेसिकली क्या होती है? रेडी क्यू। इस क्यू के अंदर आपको वेट करना पड़ता है। इस क्यू के अंदर क्या करना पड़ता है? आपको वेट करना पड़ता है। और जब क्यू के अंदर वेट करने की बात करते हैं तो जितना टाइम आप क्यू के अंदर वेट करते हो वेटिंग टाइम है आपका। क्या है वो? आपका वेटिंग टाइम है। अब आपने वेट किया, अब वेट करने के बाद में नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, वो क्या करेगा? वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करवाता रहेगा, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करवा के आपके प्रोसेस को कहाँ भेजेगा? रनिंग स्टेट में।
अब ध्यान, जब आपके प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है, जब आपके प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है, उस टाइम पर आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, या इसी इसी टाइम, ना इसको एग्जीक्यूशन टाइम, या इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट टाइम। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम। ठीक है, एक ही बात। अब उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है, आपका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। आपका मान के चलो, आपका एक प्रोसेस है, जैसे मान चलो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को हमने, मान चलो हमने P2 प्रोसेस को हमने रनिंग स्टेट में भेज दिया। अब P2 प्रोसेस क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको जितना टाइम एग्जीक्यूट होने में लगेगा, उसको एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम का नाम जाना जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसको कहाँ भेज दिया जाएगा भाई? टर्मिनेट में। कहाँ भेज देगा? टर्मिनेट। और टर्मिनेट में भेजने का मतलब है, ये जो आपका टाइम होगा, ये टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम। क्या होगा? कंप्लीशन टाइम। ये आपका टाइम क्या कहलाएगा? कंप्लीशन टाइम। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं है, सारे टाइम समझ में आ गए? ठीक। अब देखो, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रनिंग में भेजते हैं, तो इस टाइम पे हम प्रोसेस को दो स्टेट से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, दो टाइप से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे मान चलो हमारे पास में ये P2 प्रोसेस है। इस P2 प्रोसेस के अंदर मान के चलो 10,000 इंस्ट्रक्शन है। कितनी इंस्ट्रक्शन है? 10,000 इंस्ट्रक्शन है। इस P2 प्रोसेस के अंदर मान चलो कितनी इंस्ट्रक्शन है? 10,000 इंस्ट्रक्शन। ये पहली इंस्ट्रक्शन इसकी, ये इसकी दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये इसकी तीसरी इंस्ट्रक्शन है। इस टाइप से करते करते टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन है? 10,000 इंस्ट्रक्शन है। अब इस P2 प्रोसेस को कंप्लीट होने का मतलब है, इस P2 प्रोसेस की 10,000 इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करवाना। इस P2 प्रोसेस को कंप्लीट करने का मतलब है, इसकी 10,000 इंस्ट्रक्शन का हमें क्या करवाना पड़ेगा? एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक बार अगर P2 प्रोसेस रनिंग स्टेट में चला जाता है, तो एक साथ उसकी सभी सभी इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करवा दें, उसको तो बोलते हैं नॉन प्रिम्पशन मोड। क्या बोलते हैं? नॉन प्रिम्पशन। हम यहां पे कह रहे हैं क्या? नॉन प्रिम्पशन। और नॉन प्रिम्पशन मतलब है कि एक बार अगर आपके प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट हो गया, उसके बाद में उस प्रोसेस का कंप्लीट समाधान होगा। उस प्रोसेस की सारी इंस्ट्रक्शन एक बार में ही एग्जीक्यूट होंगी। उस प्रोसेस को हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस मोड को बोलते हैं नॉन प्रिम्पशन मोड। प्रिम्प्ट नहीं करेंगे, जितनी इंस्ट्रक्शन है उसको एक बार में एग्जीक्यूट करवाओ। एक दूसरा मोड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिम्पशन मोड। क्या बोलते हैं? प्रिम्पशन मोड। प्रिम्पटिव। प्रिम्पटिव मतलब होता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, तो आपने इसकी क्या किया? इसकी 4,000 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया। और 4,000 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा के आपने इस प्रोसेस को वापस कहाँ भेज दिया? रेडी में भेज दिया। वापस कहाँ भेज दिया? रेडी में भेज दिया। अब रेडी में चला गया, ये रेडी में जाके रेडी क्यू में प्लेस हो गया। ये फिर क्या करेगा? फिर वेट करेगा। और अगली बार जब इसका दोबारा नंबर आएगा, तो 4,000 के आगे की इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर इस टाइप से अगर आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिम्पशन। क्या बोलते हैं? प्रिम्पशन, प्रिम्पटिव एग्जीक्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? प्रिम्पटिव एग्जीक्यूशन। मतलब हम प्रोसेस को क्या करेंगे? बीच में डिस्टर्ब करेंगे, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को बीच में रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस के साथ वैसे करेंगे, फिर दूसरे करेंगे। इस टाइप से हम प्रोसेस को क्या करेंगे? घुमा घुमा के एग्जीक्यूट करवाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, और कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपकी इस कॉन्सेप्ट बेस पे है, कुछ आपकी इस कॉन्सेप्ट बेस पे। ठीक है, दोनों ही टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहो। नोट डाउन करो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से।
धन टर्न अराउंड टाइम, आपके वेटिंग टाइम, इनके फॉर्मूले आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन फॉर्मूलों को रटो मत, समझ लो। टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है बैंक में आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद में आपको बाहर, अंदर जाने के बाद जब बाहर आए उसके बीच का जो पूरा टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। उसमें आपने कितनी देर वेट किया, कितनी देर आपने एक्चुअल अपना काम किया, वो सारे टाइम इंक्लूड है ना, टोटल टाइम, सब टाइम इंक्लूड है किसमें, टर्न अराउंड टाइम में। और वेटिंग टाइम मतलब है कि आपको एक्चुअल में आपको काम करने में कितना टाइम लगने वाला था और आपने वेट कितने टाइम किया, तो जो वेटिंग वाला टाइम निकालना होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेटिंग टाइम। और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से किसको हटा देते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम में बस टाइम को घटा देते हैं। ठीक है। हो गया नोट डाउन, थोड़ा सा फास्ट करो। हाथ थोड़ा सा तेज चलाओ भाई, मेरे पास बहुत बड़ा सा पोर्शन है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक। देखो, आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है आपको। आप अपनी नोट्स कॉपी के अंदर अपने सेल्फ नोट्स बनाओ जब भी आप स्टडी कर रहे होते हो उस टाइम पे, और साथ में जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट के सॉल्यूशंस को भी आपको नोट्स कॉपी के अंदर की पॉइंट्स के रूप में इंक्लूड करना है। रेडी क्यू में आने का टाइम आपका अराइवल टाइम का लगेगा ना, यहाँ पे अराइवल टाइम। ठीक, इन टाइम के बारे में जस्ट अभी लिखवाऊंगा आपको, सारे टाइम के बारे में अब लिखवा रहा हूँ, सभी टाइम के बारे में आपको सेपरेट लिखवाई देता हूँ ना। वेटिंग टाइम आपके एग्जीक्यूशन के अलावा आप यहाँ पे जितना वेट कर रहे हो सारा वेटिंग टाइम है, यहाँ पे वेट कर रहे हो, यहाँ पे वेट कर रहे हो, आईओ में वेट कर रहे हो, सब वेटिंग टाइम होता है आपका। रियल एग्जीक्यूशन के अलावा जो आपका टाइम हो सारा वेटिंग टाइम है। ठीक है, इनके टाइम लिखवा देता हूँ मैं आपको टाक से नहीं। पहला टाइम कौन सा है, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब क्या होता है भाई, फर्स्ट टाइम कौन सा है, अराइवल टाइम मतलब क्या होता है अराइवल टाइम का, प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने का टाइम अराइवल टाइम कहलाता है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है, प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने का टाइम अराइवल टाइम कहलाता है। लिख लीजिए पहला टाइम अराइवल टाइम। प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने का टाइम, प्रोसेस के रेडी स्टेट, रेडी स्टेट मतलब यहाँ पे क्या होगा,
रेडी क्यू ना, रेडी क्यू, रेडी स्टेट मतलब रेडी क्यू में आने का टाइम, आने का टाइम अराइवल टाइम कहलाता है, अराइवल टाइम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइम होता है कौन सा, बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। बर्स्ट टाइम या, है ना, इसी टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। क्या होता है भाई, ये क्या होता है, प्रोसेस को एक्चुअल एग्जीक्यूट होने के लिए लगने वाला टाइम, प्रोसेस को, प्रोसेस को एक्चुअली एग्जीक्यूट, एक्चुअली एग्जीक्यूट होने में, एक्चुअली एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय, एक्चुअल को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम कहलाएगा। फिर होता है कौन सा, कंप्लीशन टाइम। क्या होगा भाई, कंप्लीशन टाइम क्या होगा, प्रोसेस के कंप्लीट होके टर्मिनेट स्टेट में जाने का टाइम, प्रोसेस के कंप्लीट होकर टर्मिनेट स्टेट में, प्रोसेस के कंप्लीट होकर टर्मिनेट स्टेट में जानने का टाइम, जानने का समय क्या कहलाता है, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तीन टाइम हो गए। नेक्स्ट आता है आपका टर्न अराउंड टाइम। चौथा टाइम आता है आपका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, देन टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में देख लेते हैं एक बार। टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कौन सा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने के बाद और कंप्लीट होने से पहले बीच में लगने वाला सारा टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। तो लिख लीजिए, प्रोसेस की रेडी स्टेट में आने के बाद, प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने के बाद, आने के बाद और टर्मिनेट स्टेट में जानने, टर्मिनेट स्टेट में जानने तक का समय, समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका, टर्न अराउंड टाइम। अब देखो टर्न अराउंड टाइम में क्या होगा आपका, टर्न अराउंड टाइम में आपके कौन कौन से टाइम इंक्लूड हो जाएंगे भाई, टर्न अराउंड टाइम में आपके कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे, कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे, वेटिंग टाइम इंक्लूड हो जाएगा, है ना, वेटिंग टाइम इंक्लूड हो जाएगा, प्लस में कौन सा, एग्जीक्यूशन टाइम इंक्लूड हो जाएगा, वेटिंग टाइम हो जाएगा इंक्लूड, एग्जीक्यूशन टाइम इंक्लूड हो जाएगा, इसके साथ साथ प्लस भाई आईओ जो टाइम है ना, वेट एंड ब्लॉक में टाइम है वो भी तो इंक्लूड होगा, आईओ टाइम भी तो इंक्लूड होगा टर्न आउट टाइम में। तो ये तो कंप्लीट टाइम है, ये तो क्या है, कंप्लीट टाइम है। ठीक है, सारे टाइम इंक्लूड होंगे आपके। नेक्स्ट कौन सा टाइम आता है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, ना वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम्स के अंदर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है वेटिंग टाइम का, टर्न अराउंड टाइम माइनस, माइनस बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है,
इसका फॉर्मूला नहीं नहीं, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला पे, दोनों ही फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर्मूला पे। इसका मतलब क्या होगा भाई, वेटिंग टाइम मतलब होगा क्या होगा वेटिंग टाइम मतलब, प्रोसेस को एक्चुअल एग्जीक्यूट होने के अलावा लगने वाले सभी टाइम वेटिंग टाइम कहलाते। देख लीजिए, प्रोसेस को एक्चुअल एग्जीक्यूट होने के अलावा, प्रोसेस को एक्चुअल एग्जीक्यूशन होने के अलावा सभी टाइम वेटिंग टाइम कहलाता है ना। एक है ना, एक रेस्पॉन्स टाइम भी होता है, रेस्पॉन्स टाइम मतलब होता है प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने के बाद पहली बार उसको सीपीयू के पास कब भेजा गया, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। लिख देता हूँ ये भी, एक आपका रेस्पॉन्स टाइम भी होता है ना। रेस्पॉन्स टाइम, तो रेस्पॉन्स टाइम का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। रेस्पॉन्स टाइम मतलब होता है कि भाई आपके पास प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गया, आपने प्रोसेस को पहली बार रनिंग के पास कब भेजा, फर्स्ट टाइम जब रनिंग के पास भेजा उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पॉन्स टाइम। जैसे यहाँ पे अगर रेस्पॉन्स टाइम बात करें, बैंक में रेस्पॉन्स टाइम बात करें, तो आपको मनी डिपॉजिट करवानी है, आप पहली बार मनी डिपॉजिट करवाने के लिए आप क्या गए, काउंटर पे आपका नंबर आया, पता लगा कि आपने स्लिप गलत भर दी, आपको वहां से हटा दिया, दोबारा स्लिप भर के लेके आओ। तो पहली बार जब रेस्पॉन्स मिल गया ना उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। पहली बार अगर आपको रेस्पॉन्स मिल गया तो अब रेस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। तो भाई प्रोसेस के अंदर भी तो यही होता है ना, कि आपको एक बार रेस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद मे बी आपको टर्मिनेट, सॉरी मे बी आपको क्या कर दें, प्रिम्प्ट कर दें। भाई रेस्पॉन्स तो आपको मिल गया, एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन बीच में भी तो बंद हो सकता है, क्यों, क्योंकि प्रिम्पशन भी है, क्योंकि प्रिम्पशन भी है। तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम लिखो, प्रोसेस का, प्रोसेस को पहली बार, प्रोसेस को पहली बार सीपीयू, प्रोसेस को पहली बार सीपीयू अलोकेट, सीपीयू अलोकेट होने का टाइम, होने का समय, पहली बार सीपीयू अलोकेट कब हुआ प्रोसेस को, उस समय को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स टाइम। देखो, एक होता है जैसे नॉन प्रिम्पशन एग्जीक्यूशन, एक होता है प्रिम्पशन एग्जीक्यूशन, है ना, प्रिमिटिव एग्जीक्यूशन, नॉन प्रिम्पशन। तो नॉन प्रिमिटिव मतलब होता है प्रोसेस को एक बार सीपीयू अलोकेट होने के बाद उसकी सभी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लीजिए, सच पे लिख लीजिए, नॉन नॉन प्रिमिटिव एग्जीक्यूशन, या नॉन प्रिमिटिव मोड भी कहते हैं इसको ना, एग्जीक्यूशन कहते हैं नॉन प्रिमिटिव मोड। इसका मतलब क्या होगा भाई, प्रोसेस को, प्रोसेस को एक बार, एक बार सीपीयू, प्रोसेस को एक बार सीपीयू अलोकेट, प्रोसेस को एक बार सीपीयू अलोकेट होने के बाद, होने के बाद प्रोसेस की सभी इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसेस की सभी, सभी इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशंस, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशंस एक साथ करवाया जाता है, एक साथ करवाया जाता है, एक साथ करवाया जाता है। समझ गए भाई पॉइंट। एक बार अगर आपके प्रोसेस को रेडी सीपीयू के पास भेज दिया,
तो उस प्रोसेस के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको एक बार में ही एग्जीक्यूट करवाना है। इस मोड को बोलते हैं नॉन प्रिम्पशन मोड। एक होता है प्रिम्पशन, प्रिम्पटिव एग्जीक्यूशन, और प्रिम्पटिव एग्जीक्यूशन या प्रिम्पटिव प्रिम्पशन मोड। इसमें क्या होगा, प्रोसेस प्रोसेस जब सीपीयू के पास प्रोसेस जब सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, होने के लिए जाता है, तो उस प्रोसेस को उस प्रोसेस की सभी इंस्ट्रक्शंस सभी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन एक साथ ना करवाकर, एग्जीक्यूशन एक साथ नहीं करवाते हैं, एक साथ नहीं करवाते हैं, और और कुछ इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, कुछ इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, कुछ इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद उसे बीच में प्रिम्प्ट करके, उसे बीच में प्रिम्प्ट करके न्यू प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी जाती है। न्यू प्रोसेस की एग्जीक्यूशन न्यू प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये मोड कैसा होगा, ये मोड होगा भाई प्रिम्पशन मोड, जिसमें हम क्या करेंगे कि प्रोसेस को एक बार में कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसे वापस से रेडी के पास भेज देंगे और नए प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने टाइम शेयरिंग मोड में हमने इसी कॉन्सेप्ट बात की थी। टाइम शेयरिंग मोड के अंदर जब एग्जीक्यूशन होता है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट बेस पे टाइम शेयरिंग मोड में हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारी की सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में जो सबसे पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट को भी देख लेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उनमें सब में मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगी। उन सब में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सब में हमें बेसिकली या तो टर्न अराउंड टाइम पूछा जाता है, या आपका वेटिंग टाइम पूछ जाता है, या आपका कंप्लीशन टाइम पूछ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर आप पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे, तो आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार में, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहे हैं ना। नॉन टेक वाले बताओ, नॉन टेक वाले अच्छे समझ में आ रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है कि लाइफ में जब हम कोई चीज़ नहीं करते हैं तब तक हमको टफ लगता है, जब हम वो चीज़ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें टफ नहीं लगती। जैसे कि अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो आप स्टडी कर रहे हो, तो ये सब्जेक्ट आपको अपने आप ईजी लगने लग जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, जिन पॉइंट्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को घर पे जाके आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन का कंसेप्ट आपका ये होना चाहिए, आज की क्लास को रिवीजन करते समय पीछे की 3 क्लास को पहले रिवीजन करो, फिर आज क्लास रिवीजन करो। आगे अगले वाली क्लास को रिवीजन करोगे, पीछे की 4 क्लास को पहले रिवीजन करो, फिर उसके अगली वाली। रिवीजन करते समय स्टार्टिंग क्लास से लेके और फिर रिवीजन क्या करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने नोट्स को पता नहीं कितनी कितनी बार नज़रों के सामने निकाल चुके होंगे, और जब आपने नोट्स को बहुत सारे टाइम्स नज़रों के सामने निकाल चुके होंगे, तो उस टाइम पे आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ अब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी दिखाते हुए चल रहा हूँ, आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेते हुए चल रहा हूँ। साथ में आपके 7 से 8 क्लास होने के बाद में आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। उस टेस्ट में आपके 50% क्वेश्चन आपके PY के होंगे, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पहले आए हुए होंगे, और 50% क्वेश्चन मैं जो आपको स्टडी करवा रहा हूँ इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बना के आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करते हो तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ ये भी फैक्ट होता है
कि सिलेक्शंस में कोचिंग की जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सही तरीके से मार्गदर्शन प्रोवाइड करें। देखो, सिलेक्शंस के लिए कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं 200% कहूँगा कोचिंग करनी चाहिए। सिलेक्शन में कोचिंग करने का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर मेरी लाइफ की बात करें तो मेरी लाइफ में मैं जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट को मैंने मेरे गुरु से सीखा है, जो कि मैंने मेडिजिन जब स्टडी की थी तब सीखा है। तो मेडिजी के अंदर जब मैंने स्टडी की थी ना, तब मैंने फील किया कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया सच में बहुत निराली दुनिया है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की दुनिया है। अगर इन कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हो तो फिर आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते हो, और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो यही काम आपको करना है, एक बार चीज़ों को सीखना है, सीखने के बाद में आप चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा, जब सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके पास में जो मोटी मोटी बुक है, उन मोटी मोटी बुक को आप फिल्ट्रेशन करके नहीं पढ़ सकते। और देना सेल्फ स्टडी करते समय जब आप बुक्स पढ़ने की बात करते हो तो आप बुक्स तभी पढ़ सकते हो जब ऑलरेडी आपने किसी पर्टिकुलर टीचर से, किसी पर्टिकुलर फैकल्टी से आपने वो चीज़ पढ़ रखी है, तभी उसके बाद ही आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। डायरेक्टली बुक्स को जब फॉलो करते हो तो फिर आपके पास में जो ऑप्शन होता है बुक्स के रूप में, वो ऑप्शन फिर आपके पास में होता है लोकल राइटर। जो आपके पास में लोकल राइटर्स की जो बुक आती है, इनका ऑप्शन होता है, बट उन बुक से हम वो नॉलेज गेन नहीं कर पाते जो हमें रियल में रिक्वायर्ड होती है। इसलिए कोचिंग आपको ये चीज़ हेल्प करती है। कोचिंग आपको एक सही सटीक मार्गदर्शन दिखाती है, और सही सटीक मार्गदर्शन के साथ में कोचिंग आपको जो पथ दिखाती है उस पथ पे चलने का काम आपका होता है। हाँ, ये मानता हूँ कि कोचिंग किए हुए 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन कोचिंग किए हुए सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, ये भी फैक्ट है। कोचिंग किए हुए 100% स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कोचिंग किए हुए स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। अगर आप टोटल ओवरऑल सीट देखोगे ना, लास्ट में जब आप रिजल्ट देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोचिंग की हुई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे लेवल की तैयारी में आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझना है, इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है, सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चिंत रहो। थैंक यू।